नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इस बार गेहूं की एमएसपी खरीद पर 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा बोनस। किसानों की मांग पर समूचे प्रदेश में एक साथ 15 मार्च से ही गेहूं खरीद का लिया निर्णय। छत्तीसगढ़ सरकार सौर सुजला योजना के तहत राज्य के किसानों को कम दामों पर उपलब्ध करा रही है सोलर पंप। योजना राज्य के किसानों के लिए साबित हो रही है वरदान। किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पंप किए गए स्थापित। हरियाणा सरकार ने खोला फसल क्षतिपूर्ण पोर्टल। किसान 10 मार्च तक दे सकेंगे फसलों को हुए नुकसान की सूचना। पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा करवाई जाती है। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। इस बार किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खरीद पर बोनस मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को इस बार गेहूं की एमएसपी खरीद पर 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने जा रही है, जिससे इस वर्ष राज्य के किसानों को गेहूं का भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग पर पूरे प्रदेश में एक साथ 15 मार्च से ही गेहूं खरीद करने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने बताया कि वर्तमान में गेहूं की फसल की कटाई पूर्ण नहीं होने तथा मंडियों में आ रहे गेहूं में समर्थन मूल्य उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नमी के प्रतिशत से अधिक होने के कारण किसानों को असुविधा से बचाने के लिए ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं उत्पादक किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य 2425 रुपए के अतिरिक्त 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। और देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसानों को सोलर पंप अनुदान कर दिए जा रहे हैं, ताकि किसान साल में एक से अधिक फसल लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में किसानों को कम दामों पर सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए सौर सुजला योजना चलाई जा रही है। ये योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सौर सुजला योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बारनावा पारा क्षेत्र के 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं, जिससे अब किसान बिना किसी चिंता के सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर लाभकारी खेती कर रहे हैं। सोलर पंप मिलने से पहले किसान नदी नालों से डीजल पंप के जरिए सिंचाई करते थे, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो जाता था। लेकिन सौर सुजला योजना के तहत मात्र 10 से 25 हजार रुपए में सोलर पंप मिलने से अब उनकी ये समस्या समाप्त हो गई है। चतरा में नैनो तरल उर्वरक उपयोग एवं प्रोत्साहन को लेकर फसल विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इफ्को द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इफ्को की ओर से नैनो उर्वरकों का महत्व और फसलों में संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इफ्को की ओर से आधुनिक और टिकाऊ खेती में नैनो उर्वरकों का महत्व विषय पर फसल विचार गोष्ठी का आयोजन भी 300 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कहा गया कि झारखंड में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी को टिकाऊ खेती के लिए एक बेहतर विकल्प है और सरकार यूरिया और डीएपी पर भारी सब्सिडी देती है। कार्यक्रम में मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के महत्व पर भी बात हुई। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरकों एवं जैविक खादों का उपयोग करना जरूरी है। ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव की उपयोगिता पर चर्चा हुई। किसानों को बताया गया कि ड्रोन से उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करने से खेतों में समान रूप से पोषक तत्वों का वितरण होता है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है और किसानों का समय और श्रम भी बचता है।
हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए राज्य में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की सूचना देने के लिए फसल क्षति पोर्टल खोल दिया है। किसान 10 मार्च तक पोर्टल पर फसल क्षति का ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। खासकर जींद जिले के किसान जहां 20 फरवरी को बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति हुई थी। जींद के उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार जिला जींद के गांव आसान और साथ में कारक रामजी, चाबरी, नेपेवाला, कोयल, बहादुरपुर और संडील आदि गांव में 20 फरवरी को बेमौसमी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों द्वारा फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए क्षति पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में क्षतिपूर्ण पोर्टल बनाया है। पहले खराब फसल की गिरदावरी करने वाले पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों पर नुकसान के आंकलन में भेदभाव के आरोप लगते रहते थे। किसानों की असल समस्या को समझते हुए वर्तमान सरकार ने ही क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाकर किसानों को ये भी सुविधा दी है कि वे खुद भी अपनी खराब फसल की जानकारी अपलोड कर सकें। अब किसान इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी खराब फसल का ब्यौरा खुद दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। किसान के साथ में सत्यापित बैंक खाते में सीधे जमा भी करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत आयोजित वेबिनार से संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि विकास और किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े एक्सपर्ट को मिले सुझावों का बजट प्रस्तावों में क्रियान्वयन करेंगे। जो लिखित सुझाव आए हैं न केवल हम उनको पढ़ेंगे बल्कि उनमें भी वो बजट को प्रस्तावों को तेजी से नीचे लागू करने के लिए जो सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों को हम सम्मिलित करेंगे, उन पर भी हम काम करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश में उत्पादन में असमानता दूर करने के लिए ये आवश्यक उन्नत किस्म के बीज हो, इस पर राष्ट्रीय मिशन का खाका तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है, जिसे अपनाकर हम कृषि के अंदर असमानता दूर कर सकते हैं। अभी जो उत्पादन की असमानता है देश में, उसको खत्म करने के लिए सबसे प्रमुख बात जो उभरती है वो है उत्तम बीज। ये प्रसन्नता की बात है कि अधिक उपज देने वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाए। तो मैं जब सोचता हूं कृषि के बारे में तो मुझे भी 6 पक्ष उसके लगते हैं, 6 सूत्र या 6 आयाम, 6 स्तंभ। एक, हमको उत्पादन बढ़ाना है। दूसरे, उत्पादन की लागत हमें घटाना है। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम हमको देना है। चौथे, उसकी फसल का नुकसान ना हो और अगर हो जाए तो उसकी भरपाई। पांचवा, कृषि में डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। और छठवां, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण समृद्धि बढ़ी है, इसे और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, लखपति दीदी कार्यक्रम हो, चाहे ग्रामीण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना हो, विश्वकर्मा, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर हो, कृषि में ही वैल्यू एडिशन हो, प्रोसेसिंग का काम हो। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ाना है और कैसे अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके हम गांव को गरीबी मुक्त करें, ग्रामीण समृद्धि बढ़ी है और तेजी से बढ़ाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत गहराई से उस पर बात कर रहा है। और कृषि में आजकल खाद्य प्रसंस्करण से अच्छी आमदनी ली जा सकती है। यही कारण है कि विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में महिलाओं को विभिन्न फल व सब्जियों के परीक्षण के लिए जानकारी दी जा रही है और कौशल भी सिखाए जा रहे हैं।
ट्रेनिंग के दौरान मुरब्बा, अचार व अन्य उत्पाद बनाने की भी जानकारी दी जाती है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के किस प्रकार आमदनी हो रही है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने बात की कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की गृह वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता जोशी से। केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आई है केंद्र सरकार। स्वरोजगार कैसे प्राप्त करें, उनके लिए क्या क्या प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं, हमें बता रही हैं डॉक्टर सरिता जोशी, जो एक होम साइंटिस्ट हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में कार्यरत हूँ और मुख्य तौर पर जो हमारे कृषक परिवार हैं, उनकी महिलाएं हैं, जो युवतियाँ हैं, रूरल यूथ जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए मैं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और जिससे वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। कुछ लघु उद्यम जैसे फल सब्जी परिरक्षण है, जिसे हम मूल्य संवर्धन के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत हम समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं, जिससे वो अपने जो भी सीज़न में आवश्यकता से अधिक फल सब्जी उत्पन्न होते हैं, उसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसका जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, अचार इत्यादि बना सकते हैं और उनको परिरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इस तरीके के प्रशिक्षण हम उनको कराते हैं, जिससे कि वो इसको सीखकर ये स्किल और कौशल प्राप्त करके अपना लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। साथ ही हम पोषण की आधारित भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कुपोषण जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सके। तो सरकार इसके लिए क्या क्या मतलब योगदान दे रही है? और सरकार का मेन योगदान ये है, जैसे हम लोग वैज्ञानिक लोग हैं तो हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनपुट हमारे को सरकार से ही प्राप्त होता है। कृषक महिलाओं को कुछ नहीं लाना होता है, सिर्फ उनको वहाँ पे आना होता है, वहाँ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, वहीं से सामग्री प्राप्त होती है और इस तरीके से सरकार सहयोग प्रदान कर रही है। महिलाओं को इससे कितना लाभ हो रहा है अभी? महिलाओं को इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हो रही है, सफलता की कहानियाँ बनी हुई हैं। महिलाएं हमारे गांव की आगे बढ़ चढ़कर अपना उद्यम स्थापित कर रही हैं और अपने परिवार में आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी तो इस पर जोर रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो ही एक मतलब ये कहिए, हम लोग तो करवाते हैं एक मोटिवेशन। वो जब उनकी मीटिंग होती है, हमारे यहाँ से जो महिलाएं हैं उनसे मिली थी जब दिल्ली में भी आयोजन हुआ था, और बहुत ही मोटिवेट होके आई थी और आके कहती हैं कि मैडम और कराइए, इससे आधारित प्रशिक्षण प्रदान करिए। तो हम उनको आवश्यकता आधारित जो भी उद्यम स्थापित करने में प्रशिक्षण होते हैं तो उनका आयोजन करते हैं। तो मोदी जी का तो सर्वोपरि है, वो नहीं होते तो इतना मोटिवेशन हमें भी नहीं मिलता है और महिलाएं भी उसी मोटिवेशन से आगे कार्य कर रही हैं। तो उम्मीद है कि महिलाएं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में और भी आएंगी और इससे लाभ उठाएंगी। कैमरामैन सुनील राणा के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। किसान सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही मक्के की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। मध्य प्रदेश में सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मूंग की बुवाई करें। इसी तरह उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की तुड़ाई कर लें। वहाँ टमाटर की तुड़ाई करें। यहीं भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। ये समय आलू की खुदाई के लिए अनुकूल है। वहीं अदरक और हल्दी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। किसान मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। अभी सरसों के खेत से खरपतवार निकालें। छत्तीसगढ़ में गेहूं में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। किसान केले के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत से घास फूस निकालें। टमाटर के खेत से भी खरपतवार निकाल सकते हैं। वहीं धान की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में ये समय मूंग के खेत में सिंचाई करने के लिए उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए
डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। एक मार्च को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। शनिवार को धोराजी, पोरबंदर और राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं ध्रोल मंडी में नरमी रही। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 28 फरवरी को यहां मूंगफली का भाव था 4,855 रुपए। 1 मार्च को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 5,005 रुपए पर हुए। इसी तरह गुजरात की पोरबंदर मंडी में 1 मार्च को मूंगफली का भाव 75 रुपए बढ़कर 4,875 से 4,950 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी का सिलसिला बरकरार रहा। यहाँ बीते शुक्रवार मूंगफली का भाव रहा 5,250 रुपए। शनिवार को इसके भाव 50 रुपए चढ़कर 5,300 रुपए हो गए। वहीं राज्य की ध्रोल मंडी में मूंगफली का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 28 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,070 रुपए। 1 मार्च को इसके भाव में 20 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5,050 रुपए रह गया। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ज्यादातर मंडियों में शनिवार को मसूर की खरीद नरमी के साथ हुई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली।
एग्मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहां 28 फरवरी को इसका भाव 5,515 रुपए था, जो 1 मार्च को 215 रुपए लुढ़क कर 5,300 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी मसूर के सौदे नरम भाव पर हुए। यहाँ 28 फरवरी को इसका भाव 7,200 रुपए था, जो 1 मार्च को 200 रुपए गिरकर 7,000 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 फरवरी को मसूर का भाव था 6,690 रुपए, 1 मार्च को 10 रुपए कमजोर होकर भाव 6,680 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 28 फरवरी को इसका भाव 7,120 रुपए था, जो 1 मार्च को 10 रुपए चढ़कर 7,130 रुपए क्विंटल हो गया। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 51 को बाहर निकाला लिया गया है। इनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। रमजान को लेकर बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। आज से शुरू रमजान के पवित्र महीने से पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह रोशनी से सजाई गई। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने नारायणपुर जिले में अबूझ मार्च शांति हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोध पीठ कार्यालय परिसर में प्रदर्शित भारतीय कृषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्ष भारत प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश मंडी में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परेड का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में संबल हिंसा की जांच के लिए पहुंचे न्यायिक आयोग की टीम ने दर्ज की बयान। राजस्थान के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फायरिंग से 11वीं के छात्र की मौत हो गई। पुलिस घटना जांच में जुटी हुई है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।